तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये लगभग ये एनसीईआरटी का कंप्लीट होने वाली है। पीटी के जो मोस्टली ये मान के चलो ज्योग्राफी का 80 से 90% पार्ट हो चुका है। फिर 12 ज्योग्राफी बचेगी, थोड़ा मेंस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो अब मैं जैसे आज से क्या करूँगा, डेली कुछ कुछ क्वेश्चन कराते रहूँगा आप लोगों को पीटी के ज्योग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि अब अच्छा खासा नॉलेज तुम लोगों के पास आ चुका है जिसने रेगुलर क्लासेस की है। तो अपने 3 चैप्टर हो गए, लगभग ये 4 चैप्टर और बचे हैं, तो फट से अपने कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मान के चलो पीटी का लगभग अपने 80 से 90% पार्ट हो गया है। ठीक है, जैसे ही एनसीईआरटी होगी तो 80 से 90% पार्ट हो जाता है कंप्लीट। मोस्टली पीटी में क्वेश्चन वहीं से ही आता है। ठीक है, तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जलवायु वनस्पति है, अभी न्यू एनसीईआरटी में ये वाला चैप्टर हटा दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, एक मौसम में जलवायु, तापमान पढ़ेंगे, वायुदाब, पवन और वर्षा का स्थानिक व कालिक वितरण, भारतीय मानसून, क्रियाविधि, आरंभ परिवर्तिता, स्थानिक व कालिक, जलवायु प्रकार पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, वेजिटेशन याद रखना, प्राकृतिक वनस्पति, वनों के प्रकार वितरण, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। वन्य जीवन संरक्षण, जीवमंडल निश्चय, मृदा प्रमुख प्रकार का विभाजन, मृदा क्वेश्चन, मृदा से इसे पहले पूछा था यूपीएससी ने, परंतु पता नहीं जो भी एनसीईआरटी ने हटा दिया है, पर ऐसा नहीं, अच्छा खासा चैप्टर है वो भी। पीसीएस वीसीएस वो डायरेक्ट मेन से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। पीटी ऐसा भी नहीं है, यूपीएससी ने पहले पूछे हैं लाल मिट्टी के बारे में, इनके रेगर मिट्टी के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो अपन तो पढ़ेंगे क्योंकि पहले एनसीईआरटी में था, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं, आपको गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की जरूरत नहीं होती है। उत्तर पूर्वी राज्य में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती है। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। ये भिन्नता मौसम के तत्वों, तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता, वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। मौसम जो है वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा उससे भी अधिक वर्षों में आता है। अपनी पहले की कक्षा में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। मानसून जलवायु में एकरूपता में विविधता, अब देखो ये यहाँ तक कोई इतना कोई काम का है नहीं। मानसूनी पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता का बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता तथा शुष्कता की मात्रा की भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इंडिया ऐसी कंट्री है ना जहाँ पे तीनों प्रकार की जलवायु, मतलब सर्दी, गर्मी, ठीक है, बरसात वाला मानसून पाया जाता है ना। मोस्टली बहुत सारे जो है देशों में नहीं पाया जाता। ये भी एक यूनिक बनाता है भारत को। इन प्रादेशिक विविधताओं को जलवायु के उप वर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षों की इन प्रादेशिक विविधताओं को जरा गौर से अवलोकन करें। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेह है, लेह लद्दाख ना कि जम्मू कश्मीर। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। दिसंबर किसी रात में जम्मू और कश्मीर के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो ये बर्फबारी, ये सब सारी चीज़ें होती है। तो सोचो -45 डिग्री, समझ रहे हो, मतलब लोग जम ही जाते होंगे। जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुगत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी भिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती है। उदाहरण केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी इसलिए बोला जाता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि देखो समुंदर है ना, गर्म होने में टाइम लेता है तो ठंडा होने में टाइम लेता है, पर मिट्टी जो है गर्म भी जल्दी होती है, ठंडा भी जल्दी होती है। तो ये चीज़ थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना। आइए हम
अब हम वर्षण की प्रादेशिक विविधता को देखें। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मेघालय की गारो पहाड़ी में स्थित तूरा में एक दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे 5 दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है वो शांत और शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे रिटर्निंग मानसून होता है। इन सभी भिन्नता और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक और वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। स्थिति ऊंचाई संबंधी कारक ये पता होना चाहिए, यूपीएससी क्वेश्चन पूछे भी इनके बारे में। अक्षांश लैटिट्यूड जो है ये अक्षांश डिसाइड करता है। आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय देशांतर विस्तार पहले से जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत के उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। ये चीज़ याद रखना। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। हिमालय पर्वत, उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य तथा पूर्वी एशिया में बार बार बहती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। तो ये भी चीज़ याद रखना। जलोस्थल का वितरण, भारत के दक्षिण में 3 और हिंद महासागर, उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ये जो मैंने बताया था अभी। जल और स्थल के इस विभेदित तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। समुद्र तट से दूरी, लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। इस क्षेत्र में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। वहाँ हमेशा 25 गर्मी रहती है। दूसरे समुद्र तट से दूर के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में मौसम में परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करता है। समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेशों मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरणतः आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उचावच, भारत का भौतिक स्वरूप तथा उचावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति में दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। तो याद करो, मैंने ऐसे बताया था, जब इधर वर्षा होती है इधर नहीं होती। वायुदाब व पवनों से जुड़े कारक, भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। पहला क्या है? वायुदाब व पवनों का धरातल पर वितरण। दूसरा है भूमंडलीय मौसम के नियंत्रित करने वाले कारकों में विभिन्न वायु संयंत्रों जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। और तीसरा शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में उष्ण कटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। उपयुक्त 3 कारक की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भांति समझा जा सकता है। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। याद रखना, हाई प्रेशर जब जहाँ ठंडा इलाका होता है ना वहाँ होता है। लो प्रेशर क्रिएट होगा जहाँ गर्मी रहती है।
इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है और ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक कर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी इन संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। देखो ये पश्चिमी प्रवाह है। अब कभी कभी ऐसा होता है गंगा नदी तक यहाँ तक भी पहुंच जाता है। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेटोलॉजी याद करो, उधर 11th की क्लास में भी इम्पोर्टेंट था और इधर भी इम्पोर्टेंट है। जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे धरातल के निकट या वायुमंडल की निचली सतह में चलती है। निचली वायुमंडल के सौरमंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं को कोई भूमिका नहीं होती है। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिम एशिया पश्चिम से पूर्वी बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होता है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाह के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है और जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा जो होती है वो हिमालय के दक्षिण के पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा का औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होता है तथा इसका दाब स्तर जो 200 से 300 मिलीबार होता है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम में पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात यूपीएससी में पीटी प्लस मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं भूमध्य सागर पर उत्पन्न होता है। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि विक्षोभों के आने के पूर्व संकेत माना जाता है और यही कारण है कि बरसात होती है सर्दियों में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती है और भारी बारिश होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की गति तीव्र के कारण इस अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। क्या आपने अपने दूरदर्शन प्रसारित मौसम रिपोर्ट में चक्रवातों का चाल को देखा? तो ये चीज़ याद रखना। यह अभी शीतकालीन में पड़ा था, ग्रीष्मकालीन में आएगा। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आ जाते हैं, याद करो कि जब मकर संक्रांति मनाई जाती है, कल जो मनाई गई, इसके बाद में धीरे धीरे है ना सूरज उत्तर की ओर आने लगता है, इसलिए दिन भी बड़े हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब जलवायु के लिए भी। उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी जिसे अंतर उष्णकटिबंधीय विषुवत क्षेत्र ITCZ कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने पाया कि भूमध्य रेखा द्रोणी के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। प्राय ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच का कार्य कारण का संबंध है। ITCZ ने निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दशाओं में पवनों की ओर अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु सहित विषुवत को पार करके सामान्य दक्षिण पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायु द्वारा दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाती है। जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण। वायुदाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल सौरमंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता है। पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है, तो ये चीज़ याद रखना। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग है। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर में भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ती है। अब देखो यूपीएससी ने देखो NCERT की खासियत देखना, जो डायग्राम दिया है, ठीक है, मैप दिए हैं, इस टाइप के जो इम्पोर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट समझाया होता है यूपीएससी वहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछती है। उनके पास पॉइंट पढ़ने का टाइम है। हाँ, तो देखो ये यहाँ से देखो 2024 में भी आया है क्वेश्चन, पहले भी पूछ चुका है।
तो ये चीज़ याद रखना, पूछता ही है। हिस्ट्री में ले लो, चाहे इकोनॉमी में ले लो, ज्योग्राफी में ले लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती है, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगते हैं। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। इसी कारण जैसे ऐसे करके फिर भारत में बरसात आती है। कोरलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिमी मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है और इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम में बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है और ये उत्तर पूर्व मानसून होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। यहाँ से लगभग यूपीएससी 4 से 5 क्वेश्चन बनाए हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। भारतीय मानसून की प्रकृति देखो, एल नीनो भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। देखो ये डब्बे जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैप, ये सब सारी चीज़ें। मानसून एक सुपरिचित जलवायु घटक है, परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे प्रेक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहली बनी हुई है। मानसून की सही प्रकृति व उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर पर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। दक्षिण एशिया क्षेत्र में वर्षा के कारणों को व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इसके कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार है। मानसून का आरंभ तथा इसका स्थल की ओर बढ़ना, वर्षा लाने वाले तंत्र उदाहरणतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा मानसूनी वर्षा की आवर्ती वितरण के बीच संबंध और मानसून में विच्छेद। तो विच्छेद जो है एल नीनो इनके कारण पड़ता है, देखिए पड़ता है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसी कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। पूरी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। ये चीज़ रखना, क्वेश्चन पूछा है। इससे बातें सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखा उष्णी समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरिवियन तथा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। भूमध्य रेखा वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आ जाती है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आ जाती है। पल्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्री मछलियों की संख्या घट जाना। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालकीशा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी गर्मी का महीना होता है। भारतीय मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990 से 91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इस कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के समय थी, तो यूपीएससी ने ना मेंस में क्वेश्चन पूछा है ये उसके वितरण के बारे में पूरा। तो याद रखना, 1 जून को यहाँ आता है, 5 जून को, फिर 10 जून को, ऐसे बढ़ते जाता है। 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब देखो याद रखना कि जब वो अभी पढ़े थे कॉन्सेप्ट, ये तो इधर से जाते वाला है, एक यहाँ से जाके यहाँ से टकरा के फिर इधर बढ़ता है। तो देखो ये 1 जून, 5 जून, तो ये भी फिर आगे बढ़ते चले जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, ये पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यूपीएससी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ये वाला। मानसून का आरंभ 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदित तापमान ही मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होता है, निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। इन दशाओं में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिण भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। इस पूर्वी जेट प्रवाह को भारतीय मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मानसून का भारत में प्रवेश, ये पूरा डिटेल यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में मिल जाएगा। वो 2013-14 में देखना जाके 15 तक डायरेक्ट पूछा है। पूरा जो दिया है ना, सारा दिया है।
दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच में आर्द्र पवनें मुंबई कोलकाता तक पहुंच जाती है। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। वर्षावाही तंत्र पर मानसूनी वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र उष्णकटिबंधीय अवदाब जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिण चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा है जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पड़ती है क्योंकि यह आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता 2 कारकों से संबंधित है: समुद्री तट से दूरी, घटित होने वाली मौसमी दशाएं तथा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय अवदाहों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंत उष्णकटिबंधीय विषुवत क्षेत्र जिसे मानसून श्रेणी भी कहा जाता है की स्थिति द्वारा होता है। जब भी मानसून श्रेणी का अक्ष दोलायमान होता है, विभिन्न वर्षों में इन अवदाहों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं। वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तर भारतीय मैदान और प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है आजकल। क्या हो, जैसे देखना आप भी ऑब्जर्व करोगे कि जैसे बरसात शुरू होगी, मान लो कि राजस्थान जैसे 15 जुलाई में, उस टाइम जुलाई के महीने में मानसून आ जाता है, तो लगातार कुछ दिन बरसात होगी, फिर उसके बाद में ऐसा होता है कि 15-20 दिन तक कोई बरसात ही नहीं होती है। ये है, अभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये चीज़, तो एक नई प्रॉब्लम है ये। तो ये वही है मानसून विच्छेद। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं जो निम्नलिखित है। तो ये चीज़ यार रखना इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब बात। उत्तरी भारत के सारी मेहनत ठीक है। तो कौन कौन से कारण होते हैं मानसून विच्छेद के? उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंत उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से। पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, ये कारण है। देखो मेन से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समांतर बहने लगे। ठीक है। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाले आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। मानसून का निवर्तन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़ से समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा कराती है। ये यूपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन पूछा है। ऋतुओं की लय। भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से श्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। ये चीज़ याद रखना, ये डिवीजन है, ना कि अपन जो डिवीजन करते हैं वो। शीत ऋतु। तापमान। आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब, राजस्थान, हिमांग 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रवाह से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा है निकटवर्ती हिमालय की श्रेणी में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा कारण है क्या है? फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती है। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला व कोहरा पड़ता है। मानसून को समझना। मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के तहत लगभग 18 डिग्री दक्षिण तथा 149 डिग्री पश्चिम तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन
जो भी उसके दिया है कि बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफ़ी समय का पूर्वानुमान लगाता है। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं है। तटीय भागों में समुद्र के समकारी प्रवाह तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान का वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। उदाहरणतः तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य तापमान अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में यह 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, तो लगभग सेम ही रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ी तथा तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। वायुदाब तथा पवनें दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता है। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की समबार रेखाएं उत्तरी पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। तो देखो ये दिया है किस आधार पे क्या होता है। तापमान दिया है कि उस टाइम कितना तापमान रहता है। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम में उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती है। तो ये चीज़ याद रखना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती है। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में उनकी दशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तरी पूर्वी होती है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों का आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है और पश्चिमी जेट प्रवाह इन वायु अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में एक भूमिका निभाते हैं। वर्षा शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नाममात्र की होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है। पात स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। कारण बताएगा उसके क्या कारण होता है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ शीर्ण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा कर रहे थे। कम मात्रा में होती हुई भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी है। इसको मावठ भी बोला जाता है, ये चीज़ याद रखना। राजस्थान में ये मतलब उधर फेवरेट क्वेश्चन है विशेष का। लघु हिमालय में जो वर्षा हिमपात के रूप में होती है, वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर है, जो पंजाब और बिहार के बीच में 18 से 25 मिलीमीटर के बीच रहती है। कभी कभी देश के मध्य भागों में दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीने भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती है। रिटर्निंग मानसून होता है वो। ग्रीष्म ऋतु, तो ये थोड़ा याद रखना कि कौन से मौसम में कौन सी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, तापमान मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई, जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन का पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में ताप की अंश पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिम भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। अब तो 50 डिग्री पार करने लगा है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती है। उत्तर पश्चिम भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रवाह के कारण यहाँ के तापमान का उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सर्दियों में भी इतना ही रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है।
गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता। वायुदाब और पवनें। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंतर उष्णकटिबंधीय विषुवत क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब के लंबायमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। अतः उष्णकटिबंधीय विषुवत क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल के तट पर तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिणी पश्चिमी होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंतर प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। उत्तर पश्चिम अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती है, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों को चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपनी साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती है। शुष्क व आर्द्र वायु संयुक्तों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, और ये याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट पीसीएस के लिए तो बहुत है, जैसे अभी बीपीएससी में अभी भी पूछा गया था, तो ये हर साल पूछता है, ये चीज़ याद रख लेना। बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरएस हो गया, पीसीएस में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। आम्र वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इसे तूफानी वर्षा को आम वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है। फूलों वाली बौछारें। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्र में कहवा के फूल जो है खिलने लगते हैं। काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्राकृतिक अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए पवनें अच्छी है। असम में इन तूफानों को बारदोली छेड़ा भी कहा जाता है। लू। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। तो ये चीज़ याद रखना। पीछे विशेष के लिए तो बहुत फेवरेट, हर साल क्वेश्चन पूछता है, मिलेगा आपको, देख लेना, कैसे भी पेपर उठा के एक आध क्वेश्चन जरूर मिलता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु, वर्षा जो ऋतु होती है। मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगते हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जहाँ भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती है। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती है। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। ये दिया है वर्षा की मात्रा कहाँ पे ज़्यादा कम है, उसके बारे में दिया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों को अचानक चलना प्राय मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में जुलाई के पहले सप्ताह तक हो जाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच के तापमान 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। ज्यों ये पवनें स्थल पर पहुंचते उच्चावच और उत्तरी पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनके दक्षिणी पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं। भूखंड पर मानसून की 2 शाखाओं में पहुंचती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी, जो मैंने बताया था उसमें अपने। अरब सागर के तूफान मानसून है, ये पूरा ना मेंस का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा है सारा डिटेल में। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ती है। उसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट के ढलानों पर 900 से 1200 मीटर तक की ऊंचाई तक चढ़ती है। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनभूमि की ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा कराती है। याद रखना ये वाला पार्ट यहाँ शुष्क हो जाती है, फिर इसके कारण ये वाला जो इलाका मराठा वराठा वो सूखा रह जाता है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती है और गर्म होने लगती है। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाममात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। कोझिकोड, मंगलोर, पुणे और बंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा उनमें अंतर ज्ञात कीजिए।
अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ की यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। मतलब ये इधर जाती है और इससे मिल जाती है यहाँ पे। इस मानसून तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय और कच्छ से टकराती है और वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में यह भी बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखा एक दूसरे के सहारे परिवलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी वाली मानसून पवनें। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट पर दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के थोड़े से भाग से टकराते हैं, किंतु इस म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिण व दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापे निम्न दाब के प्रभावधीन 2 भागों में बढ़ जाती है। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है यहाँ से पीटी में। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ी से टकराती है। खासी पहाड़ी शिखर पर स्थित मौसिन राम विश्व सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। इसके लिए 2 कारण उत्तरदायी, ये चीज़ याद रखना। तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समांतर पड़ता है, तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि बंगाल की खाड़ी ऐसे चलती है तो समांतर पड़ता है, इसलिए बरसाती नहीं होती। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वर्षीय क्षेत्र में स्थित है, वो इधर ही रह जाती है, इधर रह जाता है। मानसून वर्षा की विशेषता क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर के दौरान होती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट के पवनमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहाँ की पहाड़ी और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार है। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। किसी एक समय मानसून वर्षा कुछ दिनों के आदर्श दौरों में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं, जो मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों को बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक विवरण को निर्धारित करते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। भारतीय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है। मानसून वर्षा का स्थानीय वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। कई बार पूरे देश में इसके एक भाग में वर्षा की आरंभ काफ़ी देर से होता है। कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है। इसके खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुँचता है, ये शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु मतलब जो लौटता है। अक्टूबर नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन का ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब का द्रोणी में दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमि से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में कर्नाटक, तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट चुका होता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्ग से है, जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और ये दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों का शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है।
कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाहों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। इसी चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। भारत की परंपरागत ऋतु। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्षा का द्विमासिक 6 ऋतु में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम घटकों का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती। वहाँ की ऋतु में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। जैसे भाई बसंत का महीना ऋतु चैत्र बैसाख में आता है, गैर कैलेंडर में देखो तो मार्च अप्रैल में। ग्रीष्म आती है जो मई जून में आती है। वर्षा आती है जुलाई अगस्त में। शरद आती है सितंबर अक्टूबर में। हेमंत आता है नवंबर दिसंबर में। शिशिर आता है जनवरी फरवरी में। वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से? अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी के ऊपरी हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ी पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान तथा कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब देखो ना, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी आए तो मेरा मानना है मैप में शो कर लेना चाहिए, तो ये ईजी रहता है, टाइम भी बचेगा। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीप के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालय क्षेत्र तक सीमित रहता है। मानचित्र का अवलोकन करते वर्षा के बारे में, तो ये जो है डायग्राम बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये चीज़ें रखना। वर्षा की परावर्तिता क्या होती है? भारत की वर्षा की विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा की परिवर्तिता का अभिलेखित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। विचरण गुणांक, मानक विचलन या माध्य इंटू 100। विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्य मान से हुए विचलन को दिखाता है। कुछ स्थानों वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक विचलन हो जाता है। विचलन गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तिता को प्रदर्शित करते हैं। 25% से कम परिवर्तिता पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 50% से अधिक परिवर्तिता राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भागों तथा दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। भारतीय शेष भागों में परिवर्तिता 25 से 50 सेंटीमीटर तक है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। भारत के जलवायु प्रदेश, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु जैसे याद करो, अपन उधर भी पढ़े थे, ये मैंने बोला था पीसीएस विशेष में क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी ने आपके यार पूछ ही लिया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय जलवायु मानसून प्रकार की है, तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है। विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जा सकती है। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं को समरूपता होती है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण के सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धति है। कोपेन के पद्धति पर आधारित भारतीय जलवायु के प्रमुख प्रकार का वर्णन अग्रलिखित है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने, जिनके नाम है: उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहाँ सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। शुष्क जलवायु, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है और इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने के साथ ही अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता अधिकतर मरुस्थल रहता है। तो ये रखना SW जो है आगे ही यहाँ पे काम आएगा वो। छोड़ो। गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिक से सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्णों को S को अर्ध मरुस्थल के लिए और W को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। इसी ऊपर का हाँ, यूपीएससी जैसे ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी ये नहीं पूछता, परंतु ये वाला जरूर पूछता है यूपीएससी, तो ये चीज़ याद रखना। जैसे आपकी 2024 में पूछा था
इसी प्रकार उपविभाग को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जैसे एफ पर्याप्त वर्षण, एम शुष्क मानसून होते हुए वर्षावन, डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु, एस शुष्क और गर्म, सी 4 महीने से कम अवधि में औसत तापमान डिग्री सेल्सियस से अधिक, और जी गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत के 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। मानसून भारत के आर्थिक जीवन। मानसून वह दूरी है जिस पर समस्त भारत के जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है। हिमालय प्रदेश के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष पर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा तो बाढ़ का कारण बनती है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरण होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर करती है। तो इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। तो ये है उसने जो डिवाइड किया है, तो ये टेबल दिया है। तो अपने लिए ना ये इंपॉर्टेंट है। जलवायु के प्रकार जैसे लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, तो गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार तमिलनाडु कोरमंडल तट है। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के कुछ भाग है। गर्म मरुस्थल राजस्थान सबसे पश्चिमी भाग। शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार गंगा मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, ध्रुवीय प्रकार जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है ना। राजस्थान पीछे में पूछा जाता है इसका डायरेक्ट ओपन का वर्गीकरण हर साल एक आध क्वेश्चन देता ही है वो। भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय व स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहा है, किंतु ये परिवर्तन अगोचर है। अनेक भूवैज्ञानिकों साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। देखिए भौतिक भूगोल के आधार जो भी है। आपने भूमंडलीय तापन पर वाद विवाद सुना तथा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसे मानवीय क्रिया भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने हरित गृह प्रभाव के बारे में भी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सुना होगा। विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रिया द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अलग मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैसें कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण को ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती है, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय 2024 का PYQ है सर, 10 कभी ऊपर वाला। हाँ ये वाला पूछा गया। दीर्घ ये डायरेक्ट पूछा गया था। हाँ 2024 में भी करने को ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण कर। एक मिनट में पढ़ के बताता हूँ। पेपर कहाँ गया? चलो ठीक है, मैंने देखा। हाँ रखो, मिल गया। वायुमंडल में ये देख पहला ही क्वेश्चन है। अगर ये सेट में देखोगे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक है, यही दिया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसलिए पता एनसेट इंपॉर्टेंट है। भूमंडलीय तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमालय और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। इसी कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं बदल जाएगी, जिसके कारण कुछ भाग अधिक जलशक्त और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और पारितंत्र में परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा है, भारत के तटवर्ती क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सब डूब जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन हर साल आता ही है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन कराने की प्रैक्टिस करता हूँ। डेली कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन 1995 से PYQ।
क्योंकि जितना क्वेश्चन लगाओगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल से मैं ऐसा करूँगा, थोड़ा एक टीचर वाला एक फ़ोल्डर अलग से बनाना पड़ेगा मुझे, ऐसे तो फिर ढूंढते रहेंगे नहीं तो। वो फाइलें है, रुको रुको यहाँ पे छोड़ो, मैं एक नाम से वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये मिल गए सारे क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन करो तुम लोग, तो उससे क्वेश्चन डेली करवाऊँगा, पीटी ये सी सेट दोनों में। क्वेश्चन जितना करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। पहले डेली 10 क्वेश्चन भी करोगे तो फ़ायदा रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें मैं ये भी बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन देखने लायक हैं, कौन से देखने लायक नहीं हैं। जैसे ये क्वेश्चन अच्छा है। कौन कौन है यहाँ पे? अमित, निखिल भाग गया। निखिल आर कुछ है और छोटी है। मैं बनाओ, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। डेली 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी पीटी नहीं है। अरे अभी पढ़े हैं अपन, बताए भी था तुम लोगों को क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन ऐसे बताओ मत, जब मैं पूछूंगा तब बताना। जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध है। पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा है। पूर्वी हिमालय का मध्य रेखा और समुद्र से जो आपके बाद डेली क्लास नहीं करेगा ना उनको बहुत नुकसान होगा। मैं ऐसे ही करवाऊंगा सारे पीवाई के, मत आओ क्लास में। ये क्लास नहीं आएगी उनको ऐसे नुकसान होगा। चलो निखिल बताओ क्या आंसर आया तुम्हारा? निखिल ए होगा सर। हाँ ए होगा ए। सर मेरा डी ए होगा, सना का डी है। अमित तुम्हारा क्या है? ए सर। और छोटी तुम्हारा? और कौन है यहाँ पे बताओ, जो बताओ जिसने किया सोल्व बताओ। सी ऑप्शन। अच्छा रोहित तुम्हारा सी है। बी छोटी का बी है। चलो सब मतलब ए बी सी डी सब मिल गया है। चलो देखते हैं किसका सही होता है। देखो अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, दोबारा रिपीट हो सकता है। देखो पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में, ध्यान से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा है। देखो पश्चिमी हिमालय में देखोगे ना, मतलब जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, और जो इधर ये पूर्वी हिमालय मतलब ये हो गया असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश वहाँ हो गया। तो ये बोला कि वहाँ तो 4000 मीटर की ऊंचाई तक जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और यहाँ पे 3000 मीटर तक ही पाए जाते हैं। तो बस स्वाभाविक सी बात है, यहाँ शीत ऋतु बर्फ पड़ती है, इधर नहीं पड़ती है, तो ये कारण है सबसे बड़ा कारण। ठीक है, अब देखते हैं और क्या है। 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, उल्टा याद रखना। देखो ये तो जो ये बताया सबका गलत आंसर है, रीजन सुनो क्यों। देखो ना, अगर आप देखोगे तो सबसे ऊंची चोटियाँ किधर पाई जाती है? पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट देख लो, K2 देख लो, ये मैंने कल करवाया भी था आप लोगों को। तो सारी जो है ऊंची चोटियाँ कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है ना, तो ये तो कारण नहीं है, गलत।
ठीक है। अगला देखो, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और तो सी होगा इसमें। आवाज आ पा रही है मेरी? अब आई हो गया तो मुट के। हेलो, हाँ हाँ, आ रही है। चलो ठीक तो है, सी होगा इसमें। आज सबने बताया ए बी सी डी, तुम्हारा सी मानते हैं, ए गलत हो ही गया है। अब देखते हैं बी और सी देखते हैं पहले। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, ये थोड़ा बहुत कारण हो सकता है, अभी अपन इसको गलत नहीं कर सकते, ये बात सही है। देखो एक तो समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, चलो पर ये कारण नहीं है, वेजिटेशन के लिए ये कारण नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, क्वेश्चन करेगा ना। ठीक है, तो ये भी सही है, मतलब ये भी सही होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, डी पढ़ते हैं अपन। पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों से अधिक उबर होना, तो वेजिटेशन अगर किस कारण पर निर्भर करता है, देखो एक चीज़ रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक तो पड़ता है भूमि पे कि मतलब किस प्रकार की भूमि है, मिट्टी किस मतलब मृदा मान के चलो। दूसरा प्रकार माना जाता है जलवायु, ठीक है, जलवायु कैसी है, ठीक है, तापमान, ठीक है, और वर्षा। ये 4 कारक होता है किसी वेजिटेशन को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, अब देखो पहले तो कट गया सीधा सीधा, ऐसा नहीं है, वो कारण नहीं है। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, ये भी कोई कारण नहीं है। ठीक है, बी भी गलत है। ठीक है, अब इन दोनों में से देखना सी और डी में से क्या होगा। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, हाँ ये तो बात सही है, आज ही अपन पढ़े हैं। याद करो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, जैसे गारो खासी जनता मेघालय में हो गया, उधर होती है। अब जब सबाई की बात है वर्षा होगी तो सब मैंने बोला था एक फैक्टर तो काम कर ही रहा है, ये 4 फैक्टर होते हैं किसी वेजिटेशन को, वनस्पति को डिसाइड करने के लिए, तो एक कारण तो ये है। ठीक है, अगला, पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों से अधिक उबर होना, ये तो कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं पहले बता रहा हूँ ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भारतीय तटीय क्षेत्र के भाग दर्शाते हैं, समुद्री तट प्रदूषण क्षेत्र को लौटता। तो देखो इस टाइप की यूपीएससी क्वेश्चन अब पूछता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करने क्वेश्चन करने का मतलब है नहीं, तो ये तो छोड़ो, ये तो मतलब का है नहीं क्वेश्चन, यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछती ही नहीं, तो अपन क्यों। वैसे सर ये मैप प्रभु सत्ता का विस्तार बता रहा है ना, पता वो नहीं। जो 11 डिग्री करके है, वो समुद्री क्षेत्र विस्तार पता नहीं है, कहाँ तक है हमारा, वो दिखा रहा है ना। कोई मतलब नहीं है, अपन छोड़ो, ये कोई काम का क्वेश्चन नहीं है, छोड़ो। क्या स्थान थर्मल पावर स्टेशन उसमें विद्युत स्टेशन जिसमें कोई थर्मल पावर स्टेशन विद्युत नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, परंतु थोड़ा मैं बेस्ट पूछ लिया है, यूपीएससी इस टाइप से नहीं पूछेगा, परंतु ये पूछ सकता है थर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं भारत में। तो ये बोल रहा है कि वो कौन सा स्थान बताओ जो जहाँ थर्मल पावर नहीं लगा है, बताओ कौन सा है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर जान गया, देखो सब लोग बताओ, देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है ये। सी होगा, हैं? सी होगा, सी। अच्छा और बताओ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश तो क्योंकि वहाँ कोयला नहीं है। 2 अच्छा आप इस आधार पे बता रहे हो कि कोयला नहीं है, तो अपन कोयला ट्रांसपोर्ट भी तो किया जा सकता है ना। नदी भी होनी चाहिए। नदी नहीं है पानी कि की बात महाराष्ट्र में। वहाँ तो नर्मदा तापी नदी है जहाँ पे क्या अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे ये। पता नहीं मुझे तो इसका। देखो ये पुराना क्वेश्चन है, उस टाइम तो नहीं था, परंतु आजकल तो सब जगह हो गया है, तो इस क्वेश्चन का भी ये जो बी ऑप्शन है सर, वो तमिलनाडु है, क्या क्षेत्र है? तमिलनाडु नहीं, ये आंध्र प्रदेश वाला इलाका। आंध्र प्रदेश में। देखो है ना, अभी प्रेजेंट सेंस में देखोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है सब एक सी बात है, मतलब प्रेजेंट सेंस में तो सभी जगह है मोस्टली। ठीक है, पर उस टाइम के अगर तो देखोगे तो शायद 3 हो सकता है इसका आंसर, 3 या 4 इन दोनों में से होगा, यहाँ तो था ही। ठीक है छोड़ो ये, अभी प्रेजेंट के सेंस के लिए नहीं है, वही ना, छोड़ो ये, ऐसे भी अभी के लिए, अभी तो सब जगह है। चलो ये क्वेश्चन करो, हाँ ये अच्छा है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करो ये करो। तो इसलिए देखो ना, सुन लो, ये भी कर लो,
मैं बता देता हूँ, जब आप 1995 से क्वेश्चन लगाओगे ना, कौन से क्वेश्चनों को लगाना है, ये क्वेश्चन कर लेना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना जो रिपीट होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ये कर लेना, ये मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। ठीक है, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ ये है कि प्रेजेंट में थर्मल पावर प्लांट देख लेना, पर छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है, ये करो सब लोग, ये करो। डेली है ना, अपन 10-15 क्वेश्चन करेंगे, तो इससे क्या हो ना, प्रैक्टिस होगी, PYQ अपने हो जाएंगे कंप्लीट। ऐसा जो डेली क्लास नहीं करेगा ना, उसको नुकसान मिलेगा। आपकी बार जो मेरे साथ जनवरी से डेली क्लासेस करेगा ना, उसी को फ़ायदा मिलेगा और उसी का एग्ज़ाम निकलेगा आपकी बार, चाहे GS हो CSET दोनों। श्राप दे रहे कि आशीर्वाद? क्या हो गया? श्राप दे रहे कि आशीर्वाद? दोनों ही मान लो। आशीर्वाद। जो डेली क्लास करेगा उनके लिए आशीर्वाद है, जो नहीं करेगा उनके लिए श्राप है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ कि सब अपना अपना आंसर बताओ। सना बताओ क्या है तुम्हारा? ए। और बताओ ऑप्शन। रोहित का भी, रोहित का भी। मेरा भी। निखिल तुम्हारा क्या है, ए है बी है? पी। और छोटी तुम्हारा नगीना, अमित? ए किसका है? नगीना का? नम्रता छोटी। हाँ चलो, और नगीना रहा, अमित कहाँ भाग गए क्या? अरे बताओ, नगीना यार, अमित नहीं है क्या यहाँ पे? ये सुंदरवन ए सर, ए। अमित और नगीना तुम्हारा भी यही है? चलो देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका रिवीजन जरूर कर लेना। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वर्षों की एक पादक कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। ठीक है, इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, देखो ताड़ के पेड़ लगाए जा रहे हैं वहाँ पे, मैंग्रोव का विनाश, ठीक है, आदिवासी द्वारा लकड़ी के अवैध कटाई, ठीक है, और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। लवण जल कोटरिकाएँ त्वरित गति से सूख रही है क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उदाहरण से निर्देशित स्थान क्या है? अब देखो ना, यूपीएससी ने इसी पे बेस आगे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मैंग्रोव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जिन्होंने ये बी बोला है, केरल में पहली बात मैंग्रोव पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो याद रखना। सुंदरवन में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर तो इन्हीं में से होगा, ए और डी में से होगा। ठीक है, अब देखो ट्राइबल है, देखो इसमें अब इस क्वेश्चन को जैसे मान लो अपने पास नॉलेज नहीं है, कैसे करें? अब जैसे मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, तो फिर मैं देखो मैं क्या करूँगा, मैं कॉमन सेंस लगाऊंगा जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे। तो पहला तो मैंने इन्फॉर्मेशन ढूंढा कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि ये किसकी बात, मैंग्रोव की बात कर रहा है। तो मैंग्रोव देखो सुंदरवन में पाए जाते हैं। मैं बता देता हूँ कुछ कुछ इलाके जहाँ पाए जाते हैं। सुंदरवन में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, और इधर तुम देखोगे ना दादर नगर हवेली के वहाँ पे कुछ कुछ है। ठीक है, कोंकण मतलब वहाँ थोड़ा बहुत है, और उड़ीसा के तट पे भी तो शायद उड़ीसा के तट पे मैंग्रोव कम है। ठीक है, ज़्यादा तो सुंदरवन जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुंदरवन में ही है। अब एक चीज़ से एक ऑप्शन अपना एलिमिनेशन हो गया। अब देखते हैं और कोई अपने पास इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके अनुसार अपन करते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वर्षों की एक पादक कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। ठीक है, इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण किया जा रहा है। सोचो ताड़ के पौधे कहाँ लगाए जाएंगे? सुंदरवन तो नहीं होगा। ताड़, मैंग्रोव का विनाश कर रहे हैं, आदिवासी द्वारा लकड़ी के अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या का अधिक ही जटिल बनाते हैं। तो ये समझ में आदिवासी ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे? अंडमान निकोबार में, ना कि सुंदरवन में ट्राइबल्स नहीं है। ठीक है, लवण जल कोटिकाएँ त्वरित गति से सूख रही है क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। तो मेरे अनुसार जो है इसका डी आंसर होना चाहिए,
ना कि ए आंसर। उड़ीसा तो नहीं होगा। देखो एक बार किसी के पास हो तो। सुंदरवन का तो वो है ना, एलावट जल के अंदर पाया जाता है ज्यादा, अंडमान निकोबार में। एलावट जल तो ऐसे जो सुंदरवन में पाया जाएगा कि नदी आती है वहाँ डेल्टा बनाती है, तो एलावट जल वहीं पाया जाएगा जहाँ नदियाँ मिलती हैं, वहाँ एलावट जल ज्यादा पाया जाता है सर। हाँ ये भी हो सकता है। एक बार देखो इसका आंसर देखो। अच्छा क्वेश्चन है ये, बाय द वे मैं फिर बार बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। अरे मोबाइल में नहीं मिलेगा, वो बुक लाओ, वो जो PYQ वाली वो लाओ, उसमें मिलेगा। और मैं फिर बता रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है इसके बारे में। तो देखो 1995 से इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हाँ यहीं पे रखी है, देखो ये PYQ वाली बुक रखी है ना, नीचे नीचे, अरे इधर, हाँ ये नीचे, इससे सबसे नीचे वाली बुक है। सबसे नीचे से रखेंगे ताकि ये कम पड़ी जाएगी, सबसे पहले यही निकलेगी। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये करने चाहिए। भूगोल B1 होगा क्या होगा? सुंदरवन। हाँ, तो सुंदरवन फिर वो एलावट जल वाला कारण होगा उसका। ये नहीं, मैंग्रोव की बात की गई इसलिए सुंदरवन ही बता रहा है उसका आंसर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सुंदरवन दिखाया है इसका। तो ये एक है ना, ये पॉइंट अच्छा पकड़ा था सना ने, एलावट जल वाला, क्योंकि यहाँ पे तो जब देखो अंडमान निकोबार तो लवणीय जल पाया जाएगा ना, यहाँ पे एलावट जल इसलिए पाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे नदी आके मिलती है। ठीक है, तो ये इसका सुंदरवन ही आंसर है। ठीक है, और उसका आंसर वही था, बी था। ठीक है, इसका सी था। ठीक है, चलो आगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखो दोनों क्वेश्चन रिपीट मतलब कर लेना। भारतीय स्थल पिंड किसका? हाँ ये अच्छा है क्वेश्चन, करो सब लोग, ये तो पता भी होगा, मैंने पढ़ा चुका हूँ ये सब। इसका तो फटाफट आंसर दो। ए ऑप्शन। अरे रोहित तुम ऐसे तो मत मारो, थोड़ा सोच समझ के दिया करो आंसर। तो जो मैं जिन क्वेश्चन पे टिक लगाते जा रहा हूँ ना, उन्हीं का ही रिवीजन करना, और फालतू क्वेश्चन रहने देना। अभी रिद्धि ने ना एक क्वेश्चन गायब कर देने हैं। चलो सर ये समझ नहीं आ रहा है, जो वो 33 वाले जो प्राचीन काल से भूखंड वो हुआ था उसकी बात कर रहा है ना सर ये? हाँ वही है। दक्षिण अरे पढ़ चुके चैप्टर, NCERT में है ये क्वेश्चन, कहीं से सर नहीं फिर है। तो वो उत्तर पश्चिम नहीं, उत्तर पूर्व की साइड किसका था ना सर वो? हाँ तो देखो किधर खिसका है, उत्तर पूर्व हुआ। अरे बताओ सब लोग अपना फटाफट आंसर। सर वो अफ्रीका टूटा था, हाँ तो उधर ही गया था, उत्तर की ओर ही ना। हाँ सही है, ये उत्तर ही आएगा आंसर इसका। याद करो जब ऐसे दो पार्ट थे, गोंडवाना लैंड का भारत पार्ट था, फिर ऐसे खिसका है ना, तो उत्तर की तरफ ही खिसका है। चलो, एक ज्वारीय पतन है, दर्शाता है, करो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ फटाफट कौन सा ज्वारीय पतन को दर्शाएगा। और कल मैंने पढ़ाई भी था कि कहाँ नेचुरल पॉट बनेंगे, कहाँ नहीं बनेंगे, ज्वारीय पतन बने तो कहाँ बनेंगे, सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो ज्वारीय पतन है ये वाला, जो भूमध्य रेखा के निकट के पास क्षेत्र होगा। 4 नंबर गुजरात के पास। अरे गुजरात जहाँ जवार पोर्ट तो यही रहता है यार, वो कांडला पोर्ट जो है ना, यहीं पे ये कांडला पोर्ट, और कांडला पोर्ट है ना, ज्वारीय पतन ही है। हाँ ये पिछले क्वेश्चन पूछ भी चुका है 2023 में। अच्छा क्वेश्चन है। चलो, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, बताओ फटाफट। ये तो अभी मैंने, गोंडवाना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो। अरावली तो होगी नहीं, सह्याद्री भी नहीं होगी सर। अब देखो ना, यूपीएससी ने यही क्वेश्चन आगे जाके रिपीट किए हैं, यही क्वेश्चन याद रखना, ये चीज़ें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो अरावली तो देखो राजस्थान, गुजरात, दिल्ली तक है, हरियाणा सब जगह है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट में जो है, मैं कल याद करो मैंने पढ़ाई भी था। ठीक है, मुंबई उधर ऐसे पाया जाता है, गोवा तो साइड पाई जाती है। सह्याद्री होगा नहीं। सतपुड़ा तो देखो, सतपुड़ा तो MP में भी है, और आगे भी चलती है।
सतपुड़ा किधर, 2 राज्य में तो, हाँ छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ MP। हाँ। तो इसका होगा आंसर अजंता। और याद रखना यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, याद रखना अजंता जो महाराष्ट्र में ही है ओनली। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी अच्छे से काम, इन पे ना काम कर लेना। ओड वन आउट करते तो भी सॉल्व हो जाता। वैसे अजंता एकदम डिफरेंट साउंड कर रहा है। साउंड नहीं, पर थोड़ा नॉलेज बेस पे कर लो अभी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इन पे काम कर लेना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये छोड़ दो, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ये कोई काम का नहीं है, क्वेश्चन छोड़ो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने कल मैप में करवाया भी था। करो ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लो। नहीं आएगा सर इसका। थोड़ा बहुत भी अगर कॉमन सेंस लगाओगे ना, बना लोगे इस क्वेश्चन को। करो सब लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कौन आया, अभी सीसीट करने आए होंगे विशाल उपाध्याय। करो करो ये क्वेश्चन हो गया करो, सर ये तो। बताओ बताओ क्या है इसका आंसर। युवराज सर में मेरी वो आईडी अच्छा चल नहीं थी, इसलिए इससे मुझे करना पड़ा। ठीक है, तो युवराज बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, और डेली क्लास किया करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। अरे वो फोन हो गया था, होगा सर, बी होगा। पढ़ने दो। चलो ये इसका क्या निखिल का आंसर है डी। और बताओ सब लोग, बताओ फटाफट। सना क्या बता रही है, बी फॉर बॉय। अच्छा ठीक है, और सब बताओ फटाफट। हाँ बी सर। युवराज का बी, और छोटी, रोहित। सर ये है डी ऑप्शन सही है। तुम डी बता रहे हो, चलो। और छोटी तुम्हारा, नगीना। चलो देखो, बी फॉर बॉय। चलो ठीक है, देखो मैं तुम्हें लोग थोड़ा एक बताता हूँ कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन। थोड़ा देखो, अगर थोड़ा बहुत भी देखो, इंडिया के मैप को और वर्ल्ड को मैप को ना डेली देखा करो, इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो देखो पहली बात, लद्दाख का थोड़ा बहुत भी आइडिया हो ना, लद्दाख ये वाला पार्ट है। तो आई इतना पता हो, जब 1 और 2 में लद्दाख रहेगा, तो ये ऑप्शन तो अपना, सॉरी ये ऑप्शन तो अपना कट हो गया, क्योंकि लद्दाख को यहाँ पे बता दो, यहाँ तो लद्दाख नहीं है। ठीक है, अब देखो कैश तो, अब देखो रुक जाए एक मिनट। तो देखो ना, थोड़ा कॉमन सेंस भी कैसे डेवलप करते हो, ऐसे ही किया जाता है। थोड़ा बहुत कॉमन अब डेली आप करोगे, ऐसे एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता होगा, पर थोड़ा कॉमन सेंस सोचना। तो ये अपना ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब अपने पास ये बचे हैं। तो मान लो कि पहला लद्दाख, तो लद्दाख ठीक है, यहाँ पे लद्दाख है। दूसरा बोले यहाँ जास्कर है, फिर यहाँ पे काराकोरम बोल रहा है, और यहाँ पे पीर पंजाल बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं। ये बोला काराकोरम यहाँ पे है। ठीक है, फिर दूसरा लद्दाख है यहाँ पे, तीसरा जास्कर है, चौथा पीर पंजाल है। ठीक है, तो याद को मैंने एक ट्रिक बताया था कि पीर पंजाल आखिरी में, तो इन दोनों में से आंसर होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, वो भी छोड़ो। ये आखिरी क्या बता रहे हैं, लद्दाख बता रहा है, फिर पीर पंजाल बता रहा है। अब देखो ये बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, तो ये एकदम और चला जाएगा, तो काराकोरम में जास्कर, तो इन दोनों में से आंसर होगा। अब देखो अपने इतना पता है कि सबाइस बात है, यहाँ पे जो है ये काराकोरम है, फिर लद्दाख आता है, फिर उसके बाद में जास्कर है, और ये पीर पंजाल है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि एनसीईआरटी मैप से। चलो ये करो फटाफट, ये अच्छा क्वेश्चन आज ही पढ़े थे अपन, आज ही पढ़े हैं, अभी जस्ट ये चैप्टर खत्म किए, वही उसी का क्वेश्चन है ये। अरे बताओ, ये तो अभी पढ़े हुए हो। बी दक्षिण पश्चिम मानसून। में उष्णता और निम्नदाब हिंद महासागर से वायु का वर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। अरे देखो आज ही तो पढ़े हो। देखो भारतीय उपमहाद्वीप को ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब, ठीक है, हिंद महासागर से वायु का कर्षण करता है, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून ही तो है। आज ही तो पढ़े हो, उसके बावजूद भी। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में यूपीएससी ने डायरेक्ट यहीं से रिपीट किया था। करो, दो 2018 में यूपीएससी पे यही क्वेश्चन पूछा था।
मैं फिर बता रहा हूँ, PYQ कर लेना 1995 से लेके, जो मैं इंपॉर्टेंट बताते बताते जा रहा हूँ, जरूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्ट एग्जाम में। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मैगनीज मिली, उड़ीसा से तो निकली है, जस्ता मिलेगा। चलो बताओ क्या ना, युवराज क्या आंसर इसका? एक सेकंड सर। सी या डी में से है सर। तो बताओ, एक बताओ, सी और डी में से कौन सा होगा रोहित? तुम्हारा तो ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है, तुम्हारा तो सही होना ही चाहिए ये। होगा, सी होगा। निखिल का है सी। मेरा भी सी। सी। रोहित, सना, बताओ फटाफट सब लोग। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। डी ऑप्शन है सर। रोहित डी बताया। चलो छोड़ो, ठीक है, इसका सही आंसर है। देखो, मैग्नीज जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, याद रखना है चीज़। निकेल है वो उड़ीसा में पाया जाता है। शीशा जस्ता जो राजस्थान में है, और एस्बेस्टोस जो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये चीज़ याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। 2016 या फिर 17 का PYQ है कि लोहा कहाँ पाया जाता है, तो लोहा राजस्थान में भी पाया जाता है। लोहा नहीं, राजस्थान में तांबा जो है मोस्टली फेमस उसके लिए, तांबा खेतड़ी प्रदेश तांबा की राजस्थान उसके लिए फेमस है। चलो कोई नहीं, छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यूपीएससी ने यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। जलविद्युत परियोजना, सिंचाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। योजना का उद्देश्य परियोजना अच्छा कितने सही है? कल से तैयार हो जाओ, डेली क्वेश्चन करवाऊंगा। ज्योग्राफी करेंगे, वो तो सीसेट के क्वेश्चन करेंगे PYQ के धीरे धीरे, क्योंकि अच्छा खासा बेस बन जाएगा। तो जितनी बार PYQ करोगे वही रिपीट होते हैं PYQ। लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? सी। और कोई बताओ। सर डी सही लग रहा है हमको। रोहित को डी सही लग रहा है। देखो इसका आंसर है ए है, तो ये याद रखना। सबरीगिरी पे जल विद्युत परियोजना बनी है। घाट प्रवाह पर सिंचाई परियोजना है। रामगंगा पर बहुउद्देशीय परियोजना बनी है। तो ये देखो, ये व्याधि सूची जनजातीय जो है, स्वाभाविक बात है, पहले उनको अंग्रेजों के टाइम में उन जनजातीय जिन्हें पहले अपराधी जनजातीय वर्ग में रखा जाता था उनको बोला जाता है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, छोड़ो। ये अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएससी ने 2019 में ये क्वेश्चन रिपीट किया था, 2019 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रिपीट हो। कावेरी नदी है। अच्छा, तुम घूम के आ गए क्या यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम? यहाँ पे नहीं, शिव समुद्र में वो कावेरी नदी के किनारे है। हाँ, सही पकड़ा, एकदम सही पकड़ा। कावेरी है इसका आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है उठा के। कितनी सारी हिंट दे रखी है। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। गोवा, कर्नाटक होगा सभी शायद। वही डचों ने वही बनाई थी ना, मछलीपट्टनम। अरे तुम लोगों को यही नहीं पता, फिर तुम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़े हो। डचों का ना इधर तमिलनाडु के क्षेत्र पे रहा था। तमिलनाडु आएगा इसका आंसर। याद करो, डच जो है ना कपड़ों का व्यापार करते थे, तो वो मछलीपट्टनम और वो ये वाला इलाका। तो ये यार देखो, ये हिस्ट्री और प्लस ज्योग्राफी मिला के इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण है कि ये डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर है जिसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुन्नी सड़कें और जड़ तटराग सब मिलकर अद्भुत रत्न बनाते इस उक्त वर्णित है। तो याद रखना, डेनमार्क वासी पूर्वी तट पे ही थे, मालाबार तट पे।
कोरोमंडल तट बोला जाता है इसका, मालाबार बोला जाता है? बताओ। इधर वाली सर मालाबार। कोरोमंडल तट इधर उधर याद रखना, ठीक है। तो ये तमिलनाडु तट पे है। देखो हिस्ट्री से कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है दोनों मिला के। चलो ये लो आगे आपकी बार का क्वेश्चन। कल मैंने करवाया था, याद करो किसकी सहायक नदी है ये। पहले तो बता किसकी सहायक नदी है ये। और कल ही मैंने करवाया था ये, कल ही अपन अपवाद तंत्र पढ़े थे, उसी में ही है ये क्वेश्चन। किशन गंगा, वैन गंगा, गंगा पैन गंगा। याद आया किसकी सहायक नदी है ये? गोदावरी की सहायक नदी है, जो दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और मैंने कल बोला भी था, ये पूछा गया है यूपीएससी ने क्वेश्चन। बताओ इसका उत्तर से दक्षिण में क्रम जमाओ इसको। अरे सोचो कल ही पढ़ाया हो तुम लोगों को। उत्तर से दक्षिण। अच्छा शायद डी ऑप्शन होगा क्या था? एक गंगा, किशन गंगा, किशन गंगा, इसके बाद में आएगी पैन गंगा आएगी। एक चार दे रखा है। बी या सी में से ही। 1 4 3 2। निखिल बताओ कहाँ भाग गए? सर हमको लग रहा है कि ऑप्शन ही नहीं दिया है। ऑप्शन ही नहीं दिया। किशन गंगा को नहीं जाना हूँ, लेकिन ये 3 गंगा, पेन गंगा और ये होगा क्या? इसका देखिए यही है इसका आंसर। किशन गंगा, फिर गंगा आएगी, फिर वेन गंगा, पेन गंगा। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। और आज पढ़े हैं अपन ये वाला चीज़, तो आज ही पढ़े हैं अपन ये। आज ही पढ़े हैं ये सब, आज ही पढ़े हो। बताओ इसका 1900 क्वेश्चन। सोचो ये है एनसीईआरटी का, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है अभी जो पढ़े हो। एक भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर नहीं है। उत्तर पूर्वी मानसून समुद्र से दूर। आज ही पढ़े हैं ये सारा। हिमालय में हिमपात तोता। याद आया क्वेश्चन निखिल? आज ही पढ़े हैं, आज ही पढ़ाया हूँ। डी। क्या होगा युवराज? सर इसमें थोड़ा समय लगेगा। डी 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 है रोहित। सर इसमें थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा। जो आज क्लास किया होगा ना उसको तो आना ही चाहिए क्वेश्चन, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। फिर पता नहीं क्लास में सोते रहते होगे तुम लोग। और आज पढ़ाया हूँ मेरे को तो देखते ही याद आ गया, और उससे क्वेश्चन हो भी रहा है साहब। ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब समझ लो तुम लोग। सर बी ऑप्शन है मेरा। डी है? बी ऑप्शन। तुम लोगों को ना रोहित, निखिल तुम्हारा बताओ। ए निखिल क्या है तुम्हारा? हाँ सर बताओ क्या है आंसर? मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें ना उठा के फेंक दूंगा। सी पता नहीं क्या होगा। मैं समझ नहीं आ रहा। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो याद करो पश्चिमी दबाव कितनी बार आज पढ़ाया हूँ, कितनी बार पश्चिमी विक्षोभ कितनी बार पढ़े हैं। तो डी का 3, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गए। अब देखो हिमालय में हिमपात जो है मैं तुम्हें पढ़ाया था, तुंगता भाई हाई अल्टीट्यूड है ना, तो वह सब अच्छी बात है। बी का 2 आ गया। ठीक है अब आ जाओ, ये आज पढ़े थे अपन, पश्चिमी बंगाल से पंजाब के आते आते वर्षा कम हो जाती है। क्या कारण होता है भाई? समुद्र से दूरी। आज ही तो पढ़े हो तुम। कलकत्ते की अपेक्षा मद्रास अधिक गर्म होता है, आज ही पढ़े हो। अक्षांश के कारण, याद करो एल्टीट्यूड जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं। क्या तुम लोग यही है, नहीं पढ़ोगे ध्यान से, पता क्लास में सोते रहते होगे। अब ये करो, ये भी पढ़ चुके हैं अपन, कल ही पढ़े हो। याद करो अरावली सबसे पुरानी है, तो सबसे पुराना काल कौन सा था, उसके बेस पे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। पता ही नहीं सर कौन सा था। देखो ये अत्यंत बोल रहा था, ये तो सबसे नया हो गया ना। तो जैसे अब देखो अरावली को अगर सी को 5 से मिला रहा हो तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं रहा, तो अरावली सबसे पुराना है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो
थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे ना, जैसे अरावली भाई सबसे पुरानी जो है पर्वतमाला है। अब देखो अरावली किस किस से मिला रहा है, सी को 1 से मिला, उत्तर नूतन जो, तो ये तो ऐसे नहीं होगा ना, ये तो नया बता रहा है, तो C1 तो ऐसे काट दो। देखो ना यही होता है, तुम लोग ना डर जाते हो क्वेश्चन देख के, छोड़ के आ जाओगे। अगर ये एटीट्यूड है ना आपका तो फिर ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन से लड़ने का प्रयास करो। अब देखो थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस है ना, जैसे मुझे भी नहीं आता है क्वेश्चन, तो मैं ऐसे करूँगा भाई सबसे अरावली सबसे पुरानी है, तो ये अत्यंत नृत्यन और ये तो नहीं आएगा ना, तो ये एक और उसके अलावा किस किस से मिला है, 2 और 3 से मिला है। अब देखो कैम्ब्रियन और पूर्व कैम्ब्रियन, तो इसमें पुराना कौन होगा, पूर्व कैम्ब्रियन होगा ना। तो क्रिस्टेशियस और अरे यहाँ पे ऑप्शन देखो ना, ये ऑप्शन मैं इसके अनुसार कर रहा हूँ ना, तो सर ये तो सब 4 है ना कैम्ब्रियन, तो ऑप्शन 4। हाँ तो हाँ मान लो कि ठीक है। तीसरा क्या है, क्रिस्टेस आदि नूतन, ये भी नूतन ही हुआ ना, नया, तो सबाई सी बात है, आंसर हो गया। तीसरा ये गया, ठीक है। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचा है। अब देखो अब इसमें इसका मतलब 2 ऑप्शन पे तो आ गए ना अपन एटलीस्ट। अब डी का फिक्स हो गया कि 5वां है, अत्यंत नित्य नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप है, जो अभी नया बना है, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया अपना। और इधर जो है A3 होगा या A1 होगा। ढक्कन ट्रैप देखोगे तो क्या है, क्रिस्टोस आदि नूतन है या फिर बोला है इसको उत्तरी नूतन है, ठीक है, इसका भी नहीं मान लो पता अपने को। पश्चिमी घाट का तो पता होगा ना, पश्चिमी घाट जो भी मतलब मेरे वाले 50-50 तक पहुंच सकते हो, और इसका आंसर है बी जो है इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे में यूपीएससी आप तो ये काल वाल के बारे में नहीं पूछता है। चलो आज ही पढ़े थे ये तो, जनवरी समताप रेखा कितनी होती है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ, करो इसका। अरे आज ये एनसीईआरटी में पढ़े हो ये 18 उपोषण 28 डिग्री सेल्सियस होगा। अजय ने यही यूपीएससी में क्वेश्चन आगे भी पूछा। चलो ये करो। अरे ना किसी ने KGF मूवी देखी है? अगर KGF मूवी देखी, मैं नहीं देखा हूँ सर। मैं देखी हूँ। तो नहीं झूठ बोल रहा है सर, यहाँ रूम पे KGF मूवी 3 बार देखी उसने। तो जिसने देखा है वो बना सकता है इस क्वेश्चन को। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, बी नेल्लोर। क्यों? हट्टी भी तो कर्नाटक में है ना, हुट्टी। हुट्टी। ये भी कर्नाटक में ही है, हुट्टी हुट्टी नेल्लोर। इसका आएगा बी, आंसर आएगा बी। देखो कोयला जो है पाया जाता है करणपुरा में, स्वर्ण पाया जाता है हट्टी में, अभ्रक पाया जाता है नेल्लोर में, और मैग्नीज पाया जाता है भंडारा। चलो ठीक है, कोई नहीं। अलमट्टी बांध किस नदी पे बना है? अब ये तो थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, नहीं भी आएगा तो कोई इशू नहीं है। तो याद रखना ये कृष्णा नदी पे बना है। हाँ ये तो पता होना चाहिए। चलो ये तो मैं निखिल से पूछूँ। निखिल बताओ इसका आंसर। बता रहे हैं सर, 2 मिनट। ये नहीं बताया ना तो मैं उल्टा लटका दूंगा पंखे में। ये तुम्हारे यूपी का ही क्वेश्चन है ये, यहाँ तो तुम रहते ही हो। सी ऑप्शन है सर। अच्छा रोहित भी तो उधर ही रहता है। हाँ बताओ निखिल। होगा तो हाँ सी होगा। यार सी है इसका ऑप्शन। ब्रज भाषा, फिर अवधी है, फिर भोजपुरी है। देखो ये भोजपुरी वाला, मैथिली बिहार में उत्तर जो है भोजपुरी वाला मेरा हिस्सा है। हाँ तो वही ना तुम्हारा सी वाला हिस्सा, तभी तो मैं बोला हूँ तुमसे नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन उठा के फेंक दो। ये कल अपन किए थे पर ये थोड़ा वो हो गया है, तो ये छोड़ो। 40,000 क्वेश्चन है, ये नहीं पूछेगा यूपीएससी क्वेश्चन, छोड़ो, उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करो, अच्छा क्वेश्चन है। डी होगा सर इसका। सर चंदन कास्ट केरल में पाई जाती है, भी तो सही सम्मिलित। कौन सा एक सही सम्मिलित है? ठीक है बताओ युवराज क्या होगा इसका आंसर। अरे आज ही पढ़े थे सुंदरवन डेल्टा, इसीलिए बोला जाता है। कहाँ पे हो? पश्चिम बंगाल, यही तो आंसर है। अरे याद करो पुष्पा मूवी। चंदन कहाँ केरल में चलिए पाया जाता है। कौन पाया जाता है?
अरे पूर्वी इधर पाया जाता है वो, आंध्र प्रदेश, इधर तमिलनाडु इलाके में, केरल में चली पाया सर मैं जाता तो केरल से नीचे है। बैठी देवदार का पेड़ यहाँ मध्य प्रदेश से ही पाया जाएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक चंदन। हाँ वही तो। टीक का पेड़ जम्मू कश्मीर नहीं पाया जाता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना कहाँ पे कौन पाया जाता है। ये टीक वाला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है सर। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करो, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये अपन किए हैं। बी सी ए बी सी कौन सा है 30 तक करेंगे क्वेश्चन, करो फटाफट। और जो आज यूपीएससी 2024 में आया ना क्वेश्चन, वो भी मैं बता देता हूँ, और क्यों पीवाईक्यू जरूरी है अभी पता लग जाएगा तुम लोगों को। ए आ जाएगा। सना का आंसर है ए। और बताओ सब लोग, बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग। इसलिए बोल रहा हूँ इंडिया का फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप डेली देखा करो, फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया और वर्ल्ड का। नहीं मेरा भी ये, तुम्हारा भी यही है, युवराज का है। रॉय गलत है क्या सर? इतने सर ए और सी तो सेम दिया है सर। अच्छा, इसमें सेम ही दे दिया क्या? टाइपिंग में गलती कर दिया क्या? नहीं सही है दोनों। उसमें छोटा नागपुर पठार और वर्षा का छाया क्षेत्र, उसमें तथा तथा दे रखा है शायद, और तथा दे रखा है। हाँ तथा सही सही कह रहे हो। चश्मा लगा। ये होगा सी आएगा। देखो ये जो क्षेत्र है ये रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, इसलिए तो याद करो नर्मदा और जो ताप्ती नदी बहती है रिफ्ट घाटी में तो बहती है, कॉमन सेंस लगाया करो। फिर देखो बी वाला जो छत्तीसगढ़ का मैदान आ गया, ठीक है। सी छोटा नागपुर पठार, कितनी बार मैं पढ़ा हूँ एनसीईआरटी में, कितनी बार। डी हो गया वर्षा छाया क्षेत्र, आज ही तो पढ़े हो, आज ही मैंने बताया था पश्चिमी घाट के इधर वाला जो क्षेत्र, यहाँ वर्षा होती है, इधर वाले इलाका नहीं होता है, और आज ही तो पढ़े हो वर्षा छाया क्षेत्र। तुम लोग है ना पता नहीं कहाँ सोते हो। आदत जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बताओ। सर बढ़ ही रहा है तो। ऐसे नहीं, घटता बढ़ता रहता है, ये चीज याद रखना। ये भी ऑप्शन था क्या? अंडमान और निकोबार द्वीप की आदिवासी जनसंख्या कैसी है बताइए। अंडमान निकोबार, ऑस्ट्रेलिया जाती। निग्रो जाति की निग्रो। चलो ये आ जाओ, ये आ गया यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन, इसीलिए पीवाईक्यू करना चाहिए, इसीलिए मैं करवा रहा था। अब देखो तुम लोगों की आँख खुल जाएगी, यही है अब की बात जो 1 2 3 डायरेक्ट, बस इसने मैप में पूछा था, उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट बना के पूछ लिया, बस यही है। ऑप्शन भी चेंज नहीं किया, यूपीएससी जाके देख लेना 2024 का पेपर। ये वाला पहले देना है, 1 नंबर यहाँ दिया है इन्होंने। और कल मैंने करवाया भी था, अफवाह तंत्र कल पढ़ाया हूँ। ये है देखो एनसीईआरटी का फायदा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है एनसीईआरटी से बाहर। करो ये क्वेश्चन तो करो, इसमें भी गलती करोगे क्या तुम लोग? सर इसमें ये 1 यहाँ दे रखा है इन्होंने, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो यही तो बात है। ये तो गोमती है तो इसका सी होगा सर। गोमती सी होगा, गंडक। निखिल का सी है। बताओ युवराज तुम्हारा क्या है? रोहित बताओ सब। अब बहुत अच्छा कि देखो 2024 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिपीट हुआ है, इसलिए पीवाईक्यू करना चाहिए। सर डी ऑप्शन है इसमें। रोहित का है डी। गोमती घाघरा सब नेपाल से आ रही हैं। कोसी। ज्योग्राफी में बाटिया गोल है सर मेरी। क्यों? एनसीईआरटी पे कहीं नहीं पढ़ते हो तुम? ज्योग्राफी में समझ में आती नहीं, पसंद लगता है। तुक्का लगाओ, थोड़ा सा तुक्का लगाओ। सी आंसर है इसका। देखो सुनो, पहले ये जो है ये है गंडक, ठीक है, फिर ये है गंगा नदी, ये है गोमती, ये है घाघरा। कल ही तो करवाया हूँ, सोचो फिर भी तुम लोग चलो ठीक है, ये हो गया। कल ऐसे डेली करते रहेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी के लगभग ये मान चलो 80 से 90% तुम्हारा पीटी की तैयारी हो चुका, क्योंकि 11th के एनसीईआरटी एक या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो सारे पीटी क्वेश्चन यहीं से आते हैं लगभग 80 से 90%। 12th क्लास है ना जो है वो मेन्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है।
तो ये चीज़ याद रखिए, 80 से 90% आपका हो चुका, सारे क्वेश्चन वहीं से हैं जहाँ से पढ़ाया हूँ। चलो ठीक है। मैथ